हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन आप सभी का विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पुनः आपके सामने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो विभिन्न टॉपिक्स पर आधारित हैं। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो हम आपको इसी के साथ बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है इन विच वन नेशनल पार्क 3 टाइगर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन मार्च 10 टू मेक टाइगर रिजर्व। यानी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मध्य प्रदेश के किस एक नेशनल पार्क में हाल ही में 3 बाघों को रिलीज किया गया है। आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए है पन्ना नेशनल पार्क, विकल्प बी है माधव नेशनल पार्क, विकल्प सी है कूनो नेशनल पार्क और विकल्प डी है सतपुड़ा नेशनल पार्क। थोड़ा सा आपको मैं समय दे रहा हूं। आप लोगों ने अभी हाल ही में चूंकि ये घटना हुई है, आज के दिन ही ये घटना हुई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। फटाफट आप सोचिएगा और हमें बताइएगा। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर बी, यानी इसका बी विकल्प से, बी फॉर बॉम्बे। आपको बी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए इसको याद रखिए, है ना। यानी माधव नेशनल पार्क में आपको मालूम होगा 2 टाइग्रेस यानी 2 बाघिन और 1 बाघ को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। इन 2 बाघिन और 1 बाघ को पन्ना और माधवगढ़ से लाकर के यहाँ पर रिलीज किया गया है, यानी छोड़ा गया है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जनवरी 2022 में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। दूसरी बात, इस टाइगर रिजर्व को, कोई भी टाइगर रिजर्व जब बनता है तो एकाएक नहीं बनता है ना। तो पहले इसको एक टाइगर सफारी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें ये टाइगर सफारी डेवलप की जाएगी और वहां पर कुछ भागों को छोड़ा जाएगा। फिर आने वाले 5 वर्षों में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर और भी टाइगर को रिलीज किया जाएगा, ताकि हमारा जो माधव नेशनल पार्क है वो एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित हो सके। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो अभी घटना हुई है इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पहल की गई है ये टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए की गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पहला जो प्रश्न हमारा है वो यहाँ। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स बेस्ड है और ये डेटा पर आधारित है। द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश was 912 in the census year 2011 which has now increased to, यानी 2011 में जो हमारा शिशु लिंगानुपात था वो 912 था। शिशु लिंगानुपात आप जानते हैं कि 1000 शिशु बालकों पर जो 1000 शिशु बालक मतलब चाइल्ड बॉय, जो बॉय चाइल्ड होते हैं 1000 पर ये देखा जाता है कितनी गर्ल चाइल्ड है, तो इसको इस प्रकार से गणना की जाती है। तो ये था 912। अब हमको ये देखना है कि वर्तमान में अब बढ़कर के कितनी हो गई है। तो विकल्प ए है 956, विकल्प बी है 932, विकल्प सी है 947, विकल्प डी है 962। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो ए है। क्या है? ए 956, यानी प्रति 1000 जो बालक हैं उन पर जो बालिकाओं की संख्या है वो 956, यानी ये करीब अगर अपन देखेंगे 2011 सेंसस के हिसाब से तो इसमें करीब 44 का एक प्रकार से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफी अच्छा एक प्रकार से हमारा उपलब्धि है। ये उपलब्धि हासिल हमें मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनके कारण। इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो लाडली लक्ष्मी योजना का है ना।
और इसी प्रकार की अन्य योजनाएं जो बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं ताकि उससे जो हमारा सामाजिक एक दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आए, तो उस बदलाव का ये परिणाम। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्रश्न हमने कहाँ से लिया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी हमने मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण से लिया है। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि 8 मार्च 2023 को इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया गया है। तो उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए थे, वहां से मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है। तो ये प्रश्न हुआ दूसरे का हमारा जो उत्तर था सही वो ए था। अब तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है हाउ मेनी टाइम्स द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हैज बीन हेल्ड इन मध्य प्रदेश इंदौर सिटी सो फार। यानी सरल भाषा में अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब तक कितनी बार हो चुकी है। ओके, तो विकल्प आपके सामने है 5 बार यानी 5 टाइम्स, विकल्प बी है 6 टाइम्स, विकल्प सी है 7 टाइम्स और विकल्प डी है 4 टाइम्स। अब इन चारों में से आपको एक विकल्प को सिलेक्ट करना है। विकल्प आपको सावधानी से सिलेक्ट करना है, वो कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। सोचिएगा थोड़ा सा कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है। ओके, कौन सा आंसर सही है? ए सही है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होती है, वो पहली समिट जो होती है वो होती है इंदौर, और ये समिट होती है ईयर 2007। सेकेंड समिट जो होती है वो होती है खजुराहो, और ये खजुराहो में जो समिट होती है वो 2010 में। क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारी जो प्रदेश सरकार है उसने 2 वर्ष के अंतराल पर इस प्रकार की समिट का आयोजन किया था। तो ये हर 2 वर्ष बाद, लेकिन किसी कारण से ये आगे पीछे भी हो जाता है। थर्ड समिट जो हुई थी हमारी वो भी इंदौर में हुई, और ये हुई थी 2012 यानी 2012। ये सब अक्टूबर मंथ में हुई है। फोर्थ समिट जो हुई वो भी इंदौर में हुई अगेन, वो 2014 में हुई। फिफ्थ समिट जो हुई वो हुई थी हमारी 2016 में, ये आपको याद रखना है। और आपको मालूम होगा 2019 में जो सरकार बदली उसने इसका नाम बदल के कर दिया था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। अगेन 2023 में फिर से ये GIS हुआ, वो इंदौर शहर में हुआ। तो अब आप काउंट कर लीजिएगा, 2019 को काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये 6th यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये टोटल 6 समिट हुई है मध्य प्रदेश में, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है आपको सेकंड समिट हटाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन मध्य प्रदेश इंदौर सिटी पूछा गया है। इंदौर शहर में कितनी बार हुई, ना कि मध्य प्रदेश। यहाँ पे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जल्दबाजी में प्रश्न को पढ़ते हैं और उससे फिर गलत समझ हो जाती है और हड़बड़ाहट में वो अपना उत्तर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वो आपको याद रखना है। तो कितनी बार हुई? मध्य प्रदेश में हुई 6 बार, लेकिन इंदौर शहर में हुई 5 बार। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए सही होगा। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है हमारा वो मध्य प्रदेश में संचालित एक योजना से रिलेटेड है। क्योंकि ये योजना अभी अमृत सरोवर जो योजना है हमारी केंद्र सरकार की, उसके कारण ये योजना चर्चा में रही है, इसलिए हमने ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है। प्रश्न क्या है पहले वो पढ़ते हैं हम। पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना इज रिलेटेड टू विच वन? पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना किस एक से संबंधित है? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पॉन्ड्स, विकल्प ए। विकल्प बी, रेनोवेशन ऑफ ओल्ड पॉन्ड्स, विकल्प सी, वाटर रिचार्ज, विकल्प डी, रेन वाटर हार्वेस्ट। अगर आपने पढ़ा हो इसको, इसमें ये पूछा गया है कि ये योजना क्या नए तालाबों के निर्माण से रिलेटेड है, या पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार से रिलेटेड है, या जल पुनर्भरण से संबंधित है, और विकल्प डी है वर्षा जल संग्रह। तो आपको इसमें से 4 में से एक विकल्प आपको चुनना है। आप स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से, राइट।
तो इसमें आप देखेंगे कि जो सही उत्तर है वो हमारा है कौन सा, बी, पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार से, यानी रिनोवेशन ऑफ ओल्ड पॉन्ड्स, राइट। तो ये यहाँ पे विकल्प भी आपको याद रखना। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये योजना दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, इस योजना में 10,000 जो तालाब हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन करना था, दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें जब ये योजना इंट्रोड्यूस की गई थी तब इसका बजट था 350 करोड़ रुपीस का, यानी 350 करोड़ रुपए का इसका बजट था। ये सभी बातें भी आपको याद रखना, ओके। तो इसलिए चौथे प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना का वो विकल्प बी सही है। अब आइए हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो खेलकूद से रिलेटेड है। ये मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण घटना है। Which test match of the 4 test series of Border Gavaskar Trophy 2023 was played in मध्य प्रदेश? यानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो 2023 का आयोजन हुआ है उसमें 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है। ये भारत के 4 अलग अलग शहरों में ये मैच खेले जाने हैं। इसमें से कौन सा मैच मध्य प्रदेश में खेला गया? प्रश्न समझ में आया आपको? बताइएगा आप। थर्ड टेस्ट मैच जो कि होलकर स्टेडियम इंदौर, विकल्प ए। विकल्प बी, थर्ड टेस्ट मैच रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, विकल्प बी। विकल्प सी, सेकंड टेस्ट मैच होलकर स्टेडियम इंदौर, सी विकल्प है। और विकल्प डी है सेकंड टेस्ट मैच रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। तो आपको ये पता है, यानी चारों विकल्प दिए हैं आपके सामने हैं। ये मध्य प्रदेश के शहरों से रिलेटेड है और इसमें से आपको एक विकल्प चुनना है, ठीक है। तो आप सोचिएगा, अगर आप लोग मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में अपडेट होंगे तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो चारों विकल्प हैं आपके सामने, उसका जो विकल्प सही है वो विकल्प आपका ए सही है। यानी ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो हमारे मध्य प्रदेश के होलकर स्टेडियम में खेला गया है, याद रखिएगा। यानी विकल्प ए सही है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये 4 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला है उसका जो पहला मैच है वो आपका खेला गया नागपुर में, जो स्टेडियम का नाम है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। दूसरा जो मैच आपका खेला गया है वो दिल्ली में खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम का पहले नाम था, आपको मालूम होगा, फिरोजशाह कोटला मैदान। तीसरा जो टेस्ट मैच जैसा कि मैंने बताया होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला गया। और चौथा टेस्ट मैच अभी चल रहा है अहमदाबाद में, और आपको मालूम होगा वहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी टीमों को वहां पर प्रोत्साहित किया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, ओके फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा पांचवा प्रश्न। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न जो है वो है हमारा, द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात मैपकॉस्ट इस मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है डॉक्टर अवनीश श्रीवास्तव, विकल्प बी है डॉक्टर संजय तिवारी, विकल्प सी है श्री प्रवीण रामदास, विकल्प डी है डॉक्टर अनिल कोठारी, राइट। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपको मालूम होगा विज्ञान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इवेंट हमारे प्रदेश में हुई थी, इसलिए हमने ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा। फटाफट उत्तर सोचिएगा और बताइए, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही जो उत्तर है वो डी सही है, अनिल कोठारी। इनको आप याद कर लीजिएगा। मैपकॉस्ट जो है उसका फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में। दूसरी बात आपको ये बता दें, मैपकॉस्ट जो है ये भोपाल में स्थित है और इसके जो वर्तमान डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर अनिल कोठारी। तो ये आपको याद रखना है, ओके। अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न। 7वां जो हमारा प्रश्न है वो भगोरिया से रिलेटेड है। इसमें हमने ये पूछा है
When was भगोरिया declared as a state festival and cultural heritage? आपको मालूम होगा कि भगोरिया पर्व जो है वो 1 से 7 मार्च को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार इन जिलों में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा कि ये पर्व भील आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय उत्सव भी है। तीसरी बात हम आपको ये बता दें कि ये जो भगोरिया पर्व का आयोजन विभिन्न जिलों में किया गया, ये 1 से 7 मार्च के बीच में होगा। ओके, फिर आपको मालूम ये भी होगा कि होली थी वो 8 मार्च को थी। इसका मतलब हुआ कि होली के 1 सप्ताह पहले ये पर्व की शुरुआत हो जाती है और इसमें अलग अलग दिन में लोग या हमारे जो भील आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल से भी आपको बताऊंगा। पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं। विकल्प ए है यानी राजकीय पर्व इसे कब घोषित किया गया, फिर से एक बार सुन लीजिए। विकल्प ए है 6 मार्च 2023, विकल्प बी है 7 मार्च 2023, विकल्प सी है 8 मार्च 2023 और आपका जो विकल्प डी है वो है 5 मार्च 2023। फटाफट आपको सोचना है, रिकॉल करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में अपडेट होंगे तो आप निश्चित इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, सोचा आपने कुछ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका विकल्प ए सही, यानी 6 मार्च 2023 को हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अलीराजपुर में इस पर्व के लिए राजकीय पर्व घोषित किया, यानी स्टेट फेस्टिवल घोषित। अब यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, आप मध्य प्रदेश के तमाम प्रतीक चिन्ह पढ़ते हैं, उसमें एक नई चीज जुड़ गई है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य क्या है, मध्य प्रदेश का जो नृत्य लोक नृत्य है वो क्या है, उसी प्रकार से ये प्रश्न, तो ये इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब फटाफट मैं भगोरिया पर्व के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए भगोरिया जो होता है वो 6 चरणों में होता है। पहला इसका जो चरण होता है जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग जो होते हैं वो इस त्योहार को मनाने की तैयारी के लिए क्या करते हैं, छोटी मोटी खरीदारी शुरू करते हैं। ओके, इसको कहा जाता है, पहला चरण जो होता है उसे कहा जाता है त्योहारिया। क्या कहा जाता है? त्योहार। इसी को कहते हैं सरोठिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोठिया भी कहते हैं। जब ये तैयारी हो जाती है पहले चरण की, तब फिर उसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है, सेकंड फेज जो इसका होता है, उसे गुलालिया कहते हैं। इसी गुलालिया में एक जो इवेंट होती है वो होती है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो एक प्रकार से परीक्षा विवाह होता है। ओके, इसमें क्या होता है, गोल शब्द से मतलब है कि गोल घेरे। ओके, तो गोल घेरे में कौन, युवतियां खड़ी होती है, जो नव युवतियां होती हैं वो खड़ी होती है। ओके, गधेड़ों का मतलब होता है यहाँ पर गुड़ और जो नारियल होता है उसको एक लकड़ी के डंडे के सहारे बांध दिया जाता है। ओके, लड़कियों के गोल घेरे के बाहर जो भील आदिवासी समुदाय के युवक होते हैं, बैचलर्स होते हैं, वो उसमें खड़े रहते हैं। उसमें से जो बैचलर्स इन लड़कियों के घेरे को तोड़ करके इस गधेड़े को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसको ये एक चांस मिलता है कि वो गोल घेरे में खड़ी हुई युवतियों में से किसी एक युवती को पसंद करता है और उसको गुलाल लगा देता है, और बदले में जो युवती होती है वो भी उसे गुलाल लगाती है, इसलिए इसे गुलालिया कहते हैं। ओके, और इस घटना को कहते हैं गोल गधेड़ो। राइट, आपको समझ में आया? तो ये हुआ दूसरा चरण। दूसरा चरण है गुलालिया, जिसमें एक घटना होती है, एक आयोजन होता है गोल गधेड़ो। अब जब ये चरण पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है तीसरा चरण, जो कि मुख्य चरण है। तीसरा चरण जो है वो कहलाता है भगोरिया।
भगोरिया जो होता है इसमें क्या होता है, एक प्रकार से एक ही जिले में, या जो भी मैंने 6 जिलों के नाम बताए उनमें अलग अलग स्थानों पर ये हाट बाजार लगते हैं। तो भील आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, सभी वर्ग, सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब इन विभिन्न हाटों में भाग लेते हैं और अपनी मनपसंद की वो खरीदारी करते हैं। आप इसे शॉपिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो तीसरा चरण होता है, ये सबसे मेन चरण होता है। ओके, उसे हम कहते हैं भगोरिया। अब जब भगोरिया हो जाता है तो चौथा चरण जो होता है, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से भुकड़िया। भुकड़िया का मतलब क्या होता है? भुकड़िया का मतलब ये होता है कि इस दिन एक प्रकार से होली जलानी होती है। तो जो होली जलाने वाला व्यक्ति होता है वो उस दिन पूरे समय, पूरे दिन भूखा रहता है, इसलिए इसे भुकड़िया कहते हैं। समझ में आया? और ये जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति ही होली का दहन करता है, राइट? तो इसलिए इस चरण को कहते हैं भुकड़िया। ये हुआ चौथा चरण। समझ में आया आपको? फिर उसके बाद आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण जो होता है वो उजाड़िया होता है। कई जगह से उजाड़िया भी लिखते हैं, जैसा कि इसका नाम है। अब क्या होता है, अब ये जो आपका भगोरिया है ये उत्तरार्ध की तरफ जा रहा है, यानी समापन की तरफ। तो समापन का एक संकेत है उजाड़िया। उजाड़िया का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे जो भगोरिया हाट होती है उसमें खरीद करने वाले लोगों की संख्या घटने लगती है। अब जब उनकी संख्या घटने लगती है तो क्या होता है कि जो वहाँ पे दुकानें या स्टॉल लगाई जाती हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगती है और अपने घर को लौटने लगती है, इसलिए इसे उजाड़िया कहते हैं। समझ में आया? ये हुआ आपका पांचवा चरण। अब आता है छठा चरण। ये चरण होली के बाद, इसे हम कहते हैं गल घूमना। क्या कहते हैं? गल घूमना। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि ये गल होता क्या है। गल एक प्रकार का मचान होता है। ये लगभग 21 फुट ऊंचा होता है। अगर आपने YouTube पर देखा हो तो इसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं। इस गल में सबसे ऊपर जो होता है वो व्यक्ति जो मन्नत करता है, किससे? गल देवता से। तो उसकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो उस व्यक्ति को गल पर कुछ लोग घुमाते हैं रस्सी के सहारे, और जब वो घुमाते हैं तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है, इसकी जो मन्नत पूरी हुई है उसने बदले में एक ट्रिब्यूट किया है देवता को। ठीक है? तो इसलिए इसे कहते हैं गल घूमना। और गल घूमने में आपने देखा है जो मन्नतधारी व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है लाडा। क्या कहा जाता है? लाडा। ये भी आप याद रखिए। यहां पर मैंने भगोरिया पर्व के बारे में जो कुछ भी आपसे डिस्कस किया है, इसमें याद रखना है आपको ये सभी बिंदु, क्योंकि इनसे आपसे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके? अभी मैं इसका और भी डिटेल्स कर सकता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर समय का अभाव है इसलिए मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, अभी समय कम है। प्रश्न है हमारा आठवां जो प्रश्न है, व्हेन डिड द चीफ मिनिस्टर अनाउंस टू सेपरेट मऊगंज तहसील फ्रॉम रीवा डिस्ट्रिक्ट एंड मेक इट अ डिस्ट्रिक्ट? यानी रीवा जिले से अलग करके मऊगंज तहसील को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कब की? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है 4 मार्च 2023। सभी में आपको 2023 यहाँ पे जोड़ना है, 2023। विकल्प बी है 5 मार्च 2023। विकल्प सी है 6 मार्च 2023 और विकल्प डी है 7 मार्च 2023। यानी विकल्प जो है वो काफी नजदीक हैं। अगर आपको ठीक से मालूम होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे।
आप लोगों ने बहुत कुछ इसको सुना होगा, सोशल मीडिया में भी काफी ये ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही विकल्प है ए, यानी 4 मार्च 2023 को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की और उन्होंने ये भी कहा है कि 15 अगस्त को मऊगंज जिला मुख्यालय पर हम झंडा फहराएंगे। राइट, तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि मऊगंज में 4 तहसील आती है, 4 तहसीलों को मिलाकर ये बनाया गया है। एक तो आपको पता ही है मऊगंज तहसील है, दूसरी तहसील है देवताल और तीसरी तहसील है हनुमा और चौथी जो तहसील है वो है आपकी गढ़मई, ओके सॉरी नई गढ़ी। तो ये 4 तहसीलों को मिलाकर बनाया। तो आप फिर से सुन लीजिएगा, मऊगंज, दूसरा है देवताल और तीसरा है नई गढ़ी और चौथी जो तहसील है वो हनुमा। तो इन 4 तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया है, रीवा से अलग किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, कितने ग्राम इसमें आती हैं, ये सब आपको याद रखना है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा। ओके, तो ये सभी चीजें आप जानिए। इसके पहले भी 3 नए प्रस्तावित जिले हैं, आपको वो भी याद होना चाहिए। राइट, अभी वर्तमान में जो जिलों की संख्या है वो 52 है। तो ये अगर जिला बन जाता है तो ये 53वां जिला कहलाएगा। ओके, अब आते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा एक कल्चरल इवेंट से जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है, वेयर वाज द कोल महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड ऑन 24 फरवरी 2023, यानी कोल महाकुंभ का आयोजन 24 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया था। ओके, रिसेंट घटना है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको तो आप इसको फटाक से सही कर दें। चलिए अब हम विकल्प एक एक करके देखते हैं। विकल्प ए है हमारा सतना, विकल्प बी है सीधी, विकल्प सी है शहडोल और विकल्प डी है रीवा। 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको सही चुनना है। तो यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ए सही है। तो आपको मालूम होगा कि जो कोल जनजाति है वो हमारे मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहती है और कोल महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था 24 फरवरी 2023 को, इसमें हमारे यूनियन होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी ने भी भाग लिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कोल समुदाय के लोग जब लौट रहे थे अपने घरों को तो एक दुर्घटना हो जाती है, उसमें कई सारे लोग हताहत हो जाते हैं। तो ये हमारा 9वां प्रश्न। ओके, अब हम आते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो ये है, क्योंकि नवंबर 2023 में हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चूंकि ये महत्वपूर्ण घटना है, इसी घटना को ध्यान में रख करके हमने ये प्रश्न बनाया है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का गठन कब होगा। विकल्प ए है नवंबर 2023, विकल्प बी है दिसंबर 2023, विकल्प सी है अक्टूबर 2023 और विकल्प डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है। अगर आप अपडेटेड होंगे, अगर आपने मध्य प्रदेश विधानसभा का जो साइट है उस पर जाकर अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा कब गठित हुई थी और नवगठित 15वीं विधानसभा का अगर आपको डेट याद है तो आप ये भी बता देंगे कि ये डिसॉल्व कब होगा, किस मंथ में होगी। क्योंकि आपको डेट यहाँ पे मैंने नहीं दी है, ये ध्यान रखिएगा। डेट तब दी जाती है जब वो गठित हो जाती है, इसलिए आपको एक टेंटेटिव डेट बताना है, यानी मंथ बताना है किस मंथ में ये डिसॉल्व होगा, विघटित होगा। तो यहाँ पे मैं उत्तर आपको कर देता हूँ। उत्तर इसका है दिसंबर 2023। तो विकल्प बी आप याद रखिएगा, विकल्प बी है दिसंबर 2023। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 15वीं विधानसभा का गठन हुआ था वो 13 दिसंबर 2018 को हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और आपको मालूम होगा अभी हमारा हाल ही में बजट सत्र समाप्त हुआ है
और ये सत्र जो था हमारी विधानसभा का अंतिम सत्र था, और इसके बाद अंतिम बजट सत्र भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद हमारे जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन होंगे, और फिर उसके बाद हमारी 16वीं विधानसभा गठित। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन था कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स से रिलेटेड घटनाओं पर, इसमें हम और क्या आपके लिए कर सकते हैं, क्या इसमें और हम नया जोड़ सकते हैं, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमें ये महत्वपूर्ण अपने सुझाव दें, ताकि ये वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। जाते जाते मैं आपको एक सूचना यहाँ पे देना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है विजिल IAS, उस चैनल यूट्यूब पर जाएं आप, या टेलीग्राम चैनल पर जाएं, या हमारा इंस्टाग्राम आप फॉलो करें। हमारा एक एप्लीकेशन भी है विजिल IAS, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्ले स्टोर पर भी हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी में अभी मैंने एक नया जो है कंटेंट ऐड किया है, मात्र ₹1 में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या इसी प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास करना चाहते हैं तो विजिल IAS एप्लीकेशन पर आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज है 150 टेस्ट पेपर्स का, जिसमें कि 15,000 क्वेश्चन हैं, यानी 15,000 क्वेश्चन, और जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है, सेपरेट है। तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है, आप देख ही रहे हैं हमारे क्वेश्चंस का स्तर कैसा है, क्वेश्चंस की संभावना कितनी बनती है आगामी परीक्षाओं में। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप ये भी समझ सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि नए प्रश्नों को हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ताकि आपका जो आने वाली परीक्षा 21 में की उसमें अच्छा स्कोर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं शेयर की हैं, और हमको आपका जो एक प्रकार से रिस्पॉन्स मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे हम उत्साहित हैं, और आगे भी हम उत्साहित रहेंगे, और इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं वो आपको हम बना करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे।